हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग 7th क्लास का SCERT की किताब पढ़ेंगे। यह 7th क्लास का SCERT का बुक्स है और यह बुक्स हो जाएगा आपका हिस्ट्री जैसे समाप्त होगा है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस भी सब खत्म किया जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग खिलजी वंश देखते हैं। खिलजी वंश का शासन रहा 1290 से लेकर के 1320 तक, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल अलाउद्दीन खिलजी से पूछता है ना। हम लोग इंडिकेट करेंगे एक के, अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो इसके दिमाग में एक ही बात थी, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को जीतना। और यही वजह था कि इसको लगता था कि हमें भी सिकंदर की तरह होना चाहिए। हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, हमारे अंदर जो डिजायर है और हम जिस शक्ति को हासिल किए हैं उस शक्ति के बल पे हम भी नंबर 1 बन सकते हैं। और यही वजह है कि अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए शानी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए शानी कहा जाता है, यानी कि द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। दूसरा सिकंदर, द्वितीय सिकंदर कहा जाता है ना। सुल्तान ए जहां भी कहा जाता है, सुल्तान ए जहां कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में अगर खिलजी की बात हो तो अलाउद्दीन खिलजी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो उपनाम है, जो इन्होंने अपना उपाधि धारण किया था, सिकंदर ए शानी का उपाधि इन्होंने धारण किया। द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है और सुल्तान ए जहां भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम गुरशाप है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम पूछा हुआ प्रश्न है, गुरशाप हो जाएगा, गुरशाप। और इन्होंने अपना, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलबन के, है ना, बलबन के लाल महल में करवाया था। लाल महल में, बलबन के लाल महल में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, राज्याभिषेक करवाया। दिल्ली सल्तनत का सबसे, है ना, शक्तिशाली सुल्तान रहा है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के समय ही एक राजकीय कवि थे, एक लेखक थे जिनका नाम है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में 8 सुल्तानों का शासन देखा था। 8 सुल्तानों का शासन जो है, ये शासन अमीर खुसरो ने देखा था। और यही वजह है, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार करते हैं, जनक भी हैं। और इनको भारत में, यानी कि अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता है। और ये भारत का तोता कहा जाता है, भारत का, है ना, भारत का तोता कहा जाता है, तोता, है ना। मुझे लगता है कि याद रहेगा। तबला और सितार जो देखते हैं ना, सितार, तबला और सितार के जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है, तबला का जनक। और ये सितार जो बजाया जाता है, वाद्य यंत्र है, सितार के जनक भी अमीर खुसरो ही है। और अमीर खुसरो कव्वाली का, देखते हैं कव्वाली, है ना, जो एक संगीत है, कव्वाली का जनक माने जाते हैं। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, खड़ी बोली का जनक, खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। हम लोग जब भी पढ़ रहे हैं, चाहे मेरा कोई भी क्लास हो, कोई फालतू नहीं, कम टू द पॉइंट। सिर्फ हम लोग एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही बात करें। टाइम कम है ना, समय आपके पास बहुत ही कीमती है, बहुत ही बहुमूल्य है। तो हम लोग जब भी, जैसे अगर आपको देखना हो तो घटना चक्र का, है ना, घटना चक्र का आप ले लीजिए पूर्वावलोकन, है ना, पूर्वावलोकन ले लीजिए। और बीपीएससी ने यहाँ से 38वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी तक जो भी सवाल पूछा है आपसे, जो भी सवाल पूछा है, सारे के सारे इससे मिलेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगा। अगर सिविल सर्विस के लिए थोड़ा सा डीप में अगर हम लोग चल जाएं तो सिविल सर्विस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए, बीपीएससी टीचर वालों के लिए एक लेवल रखा गया है। जैसे पीआरटी की बात करें तो 10th लेवल रखा गया है। 10th तक SCERT की क्लास अगर कर लेते हैं तो जीएस में चाहे 120 नंबर का सवाल है पीआरटी 1 to 5, चाहे 40 नंबर का जो जीएस पूछा जाता है, सारे के सारे सवाल यहाँ से बन जाते हैं, है ना।
तो अमीर खुसरो को ये सब कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सा वास्तुकला के क्षेत्र में काम किया। तो वास्तुकला देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण बार बार पूछा जाता है कि अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया। तो अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना। और चार मीनार देखते होंगे तो चार मीनार भी किसके द्वारा बनाया गया। तो चार मीनार भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया जाता है। और चोर बाज़ार आप दिल्ली में देखते होंगे, चोर बाज़ार लाल किला के बगल में, दरियागंज के बगल में ही है, चांदनी चौक से सटा हुआ है ना। तो वहीं पे एक चोर बाज़ार है, बहुत भयंकर बाज़ार है। ठीक है, चोर बाज़ार की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। और यहाँ पर देखिए हजामत खाना की भी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और हौज खाना की जो स्थापना है, हौज खाना की स्थापना ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सीरी का महल पूछा जाता है, सीरी का महल किसने बनवाया। तो यहाँ पर देख लीजिए, सीरी का महल जो है ना, सीरी का महल अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। और एक और भी है हजार खंभों का, है ना, हजार खंभों का महल कहा जाता है, हजार खंभों का, है ना, हजार खंभों का महल किसने बनवाया। तो हजार खंभों का महल भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनाया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया, चार मीनार बनवाया, चोर बाज़ार की स्थापना की, हजामत खाना, हौज खाना, सीरी का महल और हजार खंभों का महल भी स्थापित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बार मंगोल आक्रमण हुआ। पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण जो है, मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ। तो मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा होता है। और यही वजह था, अलाउद्दीन खिलजी, देखिए दुनिया में हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है ना। आप पढ़ इसलिए रहे हैं, इसके पीछे कारण है। आप नौकरी लेना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, वो कारण है। हर चीज़ों के पीछे कोई ना कोई कारण है। इसलिए इस दुनिया में एक महात्मा बुद्ध, उन्हें ऐसी सिद्धांत दी कि दुनिया के जितने भी, जिसे हम लोग भगवान पता नहीं क्या क्या मानते हैं, है ना, उन सारे लोगों का सिद्धांत इनके सामने सब फैला। इसीलिए तो बुद्ध को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला। आज जो इन्होंने कह दिया, हजारों वर्षों के बाद भी वो सब चीज़ें क्या है, सही नज़र आ रहा है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने ये बात कहा था। इसीलिए यहाँ पर देखिए, कभी कभी क्या होता है कि दुनिया में जितना भी चीज़ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है और कारण मौजूद है। जैसे में जब ये भारत में अलाउद्दीन खिलजी के समय में जब मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा होने लगा, तब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि नहीं, हमें अपनी शक्ति को विस्तार देना चाहिए, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। और शक्ति को बढ़ाने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले वह कर व्यवस्था जो है, कर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करता है। जिस दिन आपका सरकारी नौकरी हो जाएगा और प्रत्येक महीना में 50,000 1 लाख रुपए कमाने लगेंगे, और जब भी आपके पास आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाएगा, फिर आपके जीवन से जो समस्याएं हैं, है ना, जो हमेशा हर बेरोजगार लोगों की ज़िंदगी में होता है ना, वो समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म होने के बाद वहाँ से शुरुआत होता है आपके ज़िंदगी का सफ़र, है ना। उसके बाद समझ में आएगा कि उसके बाद क्या होगा। अगर आपकी शादी वादी नहीं हुआ होगा, तब वहाँ से एक अच्छे परिवार में शादी होता है ना, ढेर सारे पैसे हो जाएंगे, अच्छा ज़िंदगी जीने लगेंगे, ढेर सारा सामान खरीदने लगते हैं। तो यही वजह था कि अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि नहीं भाई, अगर हमें अपने सेना की संख्या अगर ज़्यादा रखना है और सेना को मजबूत बना के रखना है, तो हमें नगद उसको वेतन भी देना पड़ेगा। और नगद वेतन आएगा कैसे, क्या
और नगद वेतन के साथ साथ हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाना पड़ेगा जहाँ पर एक बाजार का व्यवस्था कर दिया जाए और वहाँ पे सस्ता सामग्री जो है, सस्ता सामान जो है उन सारे लोगों को प्राप्त हो सके। तब अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि क्यों ना हम कर का जो व्यवस्था है इस कर व्यवस्था में ही परिवर्तन कर दे। तब यहाँ पर एक खुम्स कर आता है ना, खुम्स पूछा जाता है, खुम्स कर होता है, खुम्स। और ये खुम्स कर जो है यह युद्ध के दौरान लूटा हुआ धन है। युद्ध के दौरान है ना, लूटा हुआ धन पूछा गया सवाल है, लूटा हुआ धन है। खुम्स कर लगाते हैं और यहाँ पे कर क्या है, 50-50, आधा लेंगे, 50 लेता है। उसके बाद एक और कर है जिसको हम लोग चराई कर कहते हैं, जिसको हम लोग चराई कर कहते हैं। मतलब कि दुधारू जो पशु होते थे, दुधारू पशु होते थे, इसी दुधारू पशु पर ही चराई कर लगाया जाता था। और एक हो जाता है घराई कर। अगर बढ़िया आप मकान बना रहे हैं, है ना, मकान वाले हैं, तो उन लोगों पर घराई कर लगता था, घराई कर। और ये घराई कर था मकान पर लगाए जाते थे यहाँ पर। इसने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए और अपने सरदारों को डराने के लिए और अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई। इसी ने रक्त, है ना, रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई अलाउद्दीन खिलजी ने। और रक्त और लौह की नीति बलबन ने इसको लागू किया था। और रक्त एवं तलवार की नीति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर लागू किया जाता है। अपनी सेना को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए नगद वेतन देना शुरू करता है। यह नकद, है ना, नकद वेतन देता है। पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान था जो अपनी सेना को नगद, है ना, जिस तरह से अभी सरकार देती है, नगद वेतन कौन देता है, तो यही अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो सबसे विशेष है, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बेस्ट है। नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है कि इस बाजार में अगर कोई व्यक्ति, अगर छोटा बच्चा को भी अगर भेज दिया जाए, अगर दुकानदार उसको 100 ग्राम अगर कोई सामान कम कर दिया हो तो उस दुकानदार के 100 ग्राम मीट काट लिए जाते थे, मांस काट लिए जाते थे। इस तरीके से इसका बाजार नियंत्रण जो था एक शासक, एक सुल्तान के कठोर नियमों का पालन करने वाला हो गया। इसमें एक छोटा बच्चा जाए या एक है कि बुढ़िया भी जाए तो उसके सामान का चोरी नहीं हो सकता था। और दुकानदार जो कीमत है वो कीमत से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता था और साथ ही साथ जो तौल है वो कम नहीं कर सकता था, नहीं तो वही हाल होगा, वही, है ना, उतना ही मांस काट लिया जाता था दुकानदारों का। इतना दहशत बना करके अलाउद्दीन खिलजी ने इस बाजार व्यवस्था को रखा था, इसलिए ताकि अस्थाई सेना रखा जा सके। एक ही मकसद था, अस्थाई सेना रखा जा सके। और अस्थाई सेना का प्रयोग कहाँ पे, मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए। और जो राज्य थे, उत्तर भारत का हो या दक्षिण भारत का हो, उन राज्यों को जीतने के लिए अस्थाई सेना का होना बहुत जरूरी था। एक और चीज भी आप देख लीजिए। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय करता है। चित्तौड़ विजय, है ना, चित्तौड़ विजय कर लेता है यहाँ पर। और चित्तौड़ विजय यानी कि चित्तौड़ के राजा रहते हैं राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह यहाँ पर राजा हैं, किसके, चित्तौड़ के होते हैं। राजा रतन सिंह, उनकी पत्नी का नाम है पद्मिनी। इन्हीं की पत्नी का नाम है, पत्नी का नाम क्या है, पद्मिनी है। और इसी पद्मिनी पे एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है पद्मावत। और पद्मावत की रचना किया मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। जायसी कितने वर्षों के बाद इस पुस्तक को लिखा गया और इसी पुस्तक के आधार पर यहाँ पे पद्मावत फिल्म बनी थी। और व्हाट्सएप स्टूडेंट के जो विद्यार्थी थे इसी पे लड़ गए थे, है ना। यहाँ पे कुछ मकसद अलग था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के विजय के पीछे के कारण अलग था। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि इनकी पत्नी इतनी सुंदर थी,
है ना, कि उसके चाहत में चित्तौड़ को जीता गया। ठीक है, तो ये होता है 1303 में चित्तौड़ को जीता जाता है। उसके बाद देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक शासक, अलाउद्दीन खिलजी के बाद यहाँ पर एक सुल्तान है जिसका नाम है मुबारक शाह, है ना, मुबारक शाह खिलजी नाम है, मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी का शासन 1316 से लेकर के 1320 तक होता है। मुबारक शाह खिलजी, एक चीज देखिएगा, जो कम पढ़ा लिखा रहेगा ना वो चिल्लाता बहुत ज़्यादा है। पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे भारत में बहुत स्थिति खराब है। हमारे भारत की जो एजुकेशन रेशियो देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। क्यों खराब है, अब ज़रा सोच के देखिएगा। भारत में सबसे बड़ा बड़ा मंदिर बनाए जाते हैं, है ना, कुछ ऐसे चीज़ बनाए जाते हैं जिसकी आवश्यकता हमारे भारत में नहीं है, लेकिन मूलभूत जो समस्या है भारत में सबसे ज़्यादा, है ना, शिक्षा का समस्या है, गरीबी समस्या है, कुपोषण समस्या है, बेरोजगारी समस्या है। और यहाँ पर इतने विद्यार्थी पढ़ लिख करके बेरोजगार है, विद्यार्थी पढ़ लिख करके बेरोजगार है, ये भारत की सबसे ज़्यादा समस्या है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को, जैसे हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, आपके घर में 10 आदमी हो, चीज़ों को समझिएगा, है ना, आपके घर में 10 आदमी हो, 10 आदमी, है ना, और 10 जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, सब अनपढ़ है, सब 10,000 20,000 का कमाई करता है। और किसी घर में एक ही बंदा है और उस बाप ने अपने बेटे को IAS ऑफिसर बना दिया है, फिर भी ये 10 आदमी इस व्यक्ति का बराबरी नहीं करेगा। चीज़ों को समझिए। जब ये पाकिस्तान को ये बात लगेगा कि भारत में पढ़े लिखे लोग इतने बेरोजगार हैं, क्यों कभी कभी डर जाते हैं, है ना, चीज़ों को समझिएगा। जब उसे लग जाए, बहुत सारे कंट्री को लगता है चाइना तो बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, अमेरिका तो बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, रशिया बिल्कुल वैल्यू नहीं करता है। ये जब विदेश नीति पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारे भारत के राजनेताओं ने इन युवाओं पर फोकस नहीं किया। ये युवाओं, असली धन संपदा जो है यही भारत के युवा है, जो अमेरिका में माना जाता है। एक युवा की अगर ज़िंदगी किसी वजह से अगर खराब हो गई तो वहाँ पे तहलका मच जाता है। अगर अमेरिका में एक युवा गलती से भी अगर बेरोजगार रह गया तो वहाँ के सरकार को जवाब देना होता है। यहाँ लेकर के पूछिए इतना औकात है तो, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन नहीं है तो आप लोकतंत्र को नहीं समझिएगा, और लोकतंत्र को नहीं समझिएगा तो आपके ऊपर जो शासन करेगा वो हमेशा हावी रहेगा। कहीं भी रोड पर, जैसे सोच के देखिए, हम लोग मुखिया के चुनाव में मुखिया जब बनाते हैं, है ना, तो कुदाल लेके जब खेत में आप जाइएगा तो रास्ते से अगर मुखिया सब आएंगे तो तुरंत रोक लेते हैं, है ना, और कुदाली और डंडा हो तो कुदाली और डंडा दिखाते हुए बोलते हैं कि तुमने ये मेरा काम नहीं किया। उसमें डर भय तो नहीं होता है। सोच के देखिए, उस मुखिया में और उस प्रधानमंत्री में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपकी क्षमता नहीं होती है कि भारत के प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछा जाए। क्यों नहीं क्षमता होता है? क्योंकि आप लोकतंत्र को ही नहीं समझे। लोकतंत्र को क्यों नहीं समझे? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो लोकतंत्र को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। यही चीज़ें था, है ना, तो यही चीज़ें था। यहाँ पर मुबारक शाह खिलजी है, मुबारक शाह जो खिलजी है ये कम पढ़ा लिखा था, और कम पढ़ा लिखा लोग जो होते हैं ना अपने आप को भगवान मानते हैं, है ना, और यही माना ये अपने आप को खलीफा घोषित किया, अपने आप को खलीफा घोषित किया, और इतना मतलब कहा जाए कि नग्न होकर, एकदम नंगा होकर कि ये दरबार में आया जाता था। इतना ही नहीं, स्त्रियों का वेश रख करके ये सड़कों पे दौड़ा करता था। ऐसा बादशाह था ये मुबारक शाह खिलजी, है ना, नग्न होकर के, है ना, और स्त्री का वेश रख करके, साड़ी वाड़ी पहन करके, स्त्री का वेश रख करके यह दरबार में दौड़ा करता था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो 1290 ईस्वी में एक खिलजी सेनानायक ने ममलुक वंश के अंतिम सुल्तान, किसको? कैकुकाबाद को
दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की और गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया, तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया जाता है। चलिए, खिलजी वंश के प्रसिद्ध जो सुल्तान हैं उनका नाम अलाउद्दीन खिलजी हुआ और इसने उत्तर भारत में कई अभियान किए जो निम्नलिखित है। पूछा जा सकता है, सबसे पहले उन्होंने गुजरात को जीता और गुजरात के राजा करण है, पूछा जा सकता है ना, गुजरात के कौन है, तो राजा करण है। उसी तरीके से रणथंबोर, तो रणथंबोर के राजा हमीरदेव है, हमीरदेव, और मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह है। मालवा के राजा हो जाएंगे महलक देव और जालौर के राजा हो जाएंगे कान्हाव देव। याद रखना जरूरी है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण भारत में भेजी और विजय प्राप्त की। मलिक काफूर को कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में इसको खरीदा था, 1000 दिनार में इसको खरीदा था। और यह व्यक्ति बहुत ही खूबसूरत था और ये था हिजड़ा, और हिजड़ा को अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ही मोहब्बत थी, इसको अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ही मोहब्बत थी और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का नाजायज संबंध इस मलिक काफूर के साथ था। है ना। अलाउद्दीन खिलजी का जो संबंध है इसी हिजड़ा के साथ, जिसका नाम है मलिक काफूर, इसी के साथ था। जैसे देखिए, दुनिया में जितना भी महान महान जो हस्ती हैं, इतिहास के पन्नों में ढेर सारा कहानियां लिखा हुआ है। जैसे हम लोग सिकंदर के बारे में अगर पढ़ेंगे तो सिकंदर को भी एक हिजड़ा से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत था। कहा जाता था कि अपने पत्नी के प्रति उतना मोहब्बत नहीं दिखाता था जितना मोहब्बत उस हिजड़े के प्रति था। इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी जिंदगी में था अलाउद्दीन खिलजी, और यही वजह था कि अलाउद्दीन खिलजी को भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत इस मलिक काफूर को, और मलिक काफूर को भी बहुत ज़्यादा प्रेम था किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। दक्षिण भारत विजय में सबसे ज़्यादा योगदान मलिक काफूर का ही होता है। इसने अपने जीवन में इतनी शक्तियाँ अर्जित कर ली थी, इतनी शक्तियाँ अर्जित कर ली। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, देवगिरी के राजा है रामचंद्र देव, पूछा जाता है। ये क्षेत्र जो है हार गया और यहाँ पे राजा थे रामचंद्र देव। फिर आगे देखिए, तेलंगाना के राजा थे प्रताप रुद्र देव, और यही पहली बार यही तेलंगाना यानी कि गोलकुंडा की खदानों से ही कोहिनूर हीरे की प्राप्ति होती है ना। कोहिनूर हीरे की प्राप्ति होती है और कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है काफूर, जो प्राप्त करता है इसको गिफ्ट स्वरूप दे देता है अलाउद्दीन खिलजी को, यहीं से मिलता है ना। और ये देखिए, होयसल राजा को हराया जहाँ के राजा बीरबल नाल थे। उसके बाद पांड्य राज को भी हराया जहाँ के राजा सुंदर पांडे हो जाते हैं। पूछा जाता है ये सब चीज़ें, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कहता है कि हालांकि जितने भी क्षेत्र को दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता, उस पर उसने सीधे शासन करना सही नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के राजधानी से दक्षिण भारत काफ़ी दूर था और वहाँ से शासन करना संभव नहीं था, है ना। जैसे दक्षिण भारत और दिल्ली की बात करें तो बहुत दूर था, इसलिए वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करना उचित नहीं समझा गया, और इसी कारण दक्षिण भारत के राजाओं को उसने राज्य लौटा दिया और अपने नियंत्रण में शासन करने को कहा, और इसके बदले एक निश्चित कर दक्षिण भारत के राजा उनको भेजा करते थे। ठीक इसी के विपरीत तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत से सीधे नियंत्रण में लेकर कर लिया। यह गलती हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने सीधे नियंत्रण में नहीं लिया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी था,
सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को राजनीतिक षड्यंत्र करना नहीं आता, है ना, नियंत्रण में लेकर कर लिया। उसके बाद ये कहता है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी, है ना, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तान का कार्यकाल देखा। इसका मूल नाम क्या है? मोहम्मद खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि सेना में कोई लोग मतलब कमजोर घोड़ा को कहीं ला ना दे, इसलिए उसने घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा को स्टार्ट करवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की। और यहाँ पर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। और इसी एकता प्रथा को प्रारंभ करने वाला जो पूछा जाता है, इसी एकता प्रथा को प्रारंभ करने वाला इल्तुतमिश है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? समाप्त कर दिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे हो जाता है जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल भी यहाँ पर देख लीजिए। जलालुद्दीन का शासन 1290 से 1296 हो जाएगा और अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 हो जाता है ना। और 16 से 20 तक मुबारक शाह खिलजी का हो जाता है। तो ये हम लोगों ने खिलजी वंश जो है ना, खिलजी वंश को हम लोगों ने समाप्त किया। इसके बाद हम लोग करेंगे तुगलक वंश। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।